दोस्तों आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिसे फाइनेंशियल लिवरेज भी कहा जाता है। दोस्तों क्या है फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? इफ यू गो टू द बुक्स आपको डेफिनेशंस, थ्योरेटिकल डिस्कशंस मिल जाएगा, लेकिन आप डायरेक्टली अगर डेफिनेशंस पढ़ने जाएंगे तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अंडरस्टैंडिंग आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं कोई डेफिनेशन या थ्योरेटिकल डिस्कशन में नहीं जाता हूं, मैं डायरेक्टली एक केस पे जाऊंगा, एक एग्जांपल पे जाऊंगा और उस एग्जांपल को दिखाते हुए एट द एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए कि व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लिवरेज। दोस्तों ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लिवरेज ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि कंपनी या कोई भी फर्म जब फंड रेज करता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। जैसे वो इक्विटी शेयर इशू कर सकता है, इक्विटी शेयर इशू करके मार्केट से पैसा उठा सकता है। इन दैट केस क्या होगा, ओनर क्रिएट होगा, नया ओनर क्रिएट होगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फिक्स्ड आपको पेमेंट नहीं देना पड़ता है, क्योंकि दे आर द ओनर। आपका जिस तरह का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसी तरह उन लोगों का अर्निंग डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं, यानी कि उधार लेते हैं मार्केट से, तो जो डिबेंचर होल्डर है वो आपका ओनर नहीं है, वो आपको कोई पर्टिकुलर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा देगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको फिक्स्ड एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे आप उसका पैसा से उतना कमा पाए या नहीं पाए या उससे ज्यादा कमाए। तो इन दैट केस एक एडवांटेज आपको मिलता है कि आप डेब्ट होल्डर का पैसा को अगर यूज करके जो सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट डेब्ट होल्डर को देना पड़ेगा आपको, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट जिसे कहा जाता है, उससे अगर आप ज्यादा कमा पाते हैं उस पैसा से, तो आपका एडवांटेज होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर के पॉकेट में चला जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके फाइनेंशियल लिवरेज जो है ये कॉन्सेप्ट आया है, या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट आया है। अब चलिए ना जाते हैं वो एग्जांपल पे, वो केस पे, और समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज। दोस्तों मान लीजिए आप एक फाइनेंस मैनेजर हैं और आपके पास दो प्लान है, दो फाइनेंसिंग प्लान है। मतलब फर्म को चाहिए 2 लाख रुपया चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप फाइनेंस मैनेजर हो और आपको कहा गया है कि सर आप ये दोनों में से कोई भी एक प्लान से पैसा उठा सकते हैं। मतलब ये 2 ऑप्शन है आपके पास। अब आप ही बताइए, आपका फाइनेंस का जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको अप्लाई करके कि कौन सा प्लान इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, ओनर के लिए अच्छा है। क्योंकि फाइनेंस मैनेजर का काम होता है ऑलवेज शेयर होल्डर्स का भलाई करना। तो दोनों प्लान में से कौन सा फाइनेंसिंग प्लान को एम्प्लॉय करे, यूज करे कि शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, यानी कि अर्निंग पर शेयर बढ़े। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये प्लान क्या है, दोनों में तो सेम पैसा हम उठा रहे हैं, 2 लाख रुपया ही उठा रहे हैं, चाहे वो डेब्ट से उठाए या इक्विटी से उठाए, इन्वेस्ट तो 2 ही लाख करना है। तो उसमें शेयर होल्डर का यानी कि ओनर का अर्निंग बढ़ेगा एक प्लान पे, दूसरा पे नहीं बढ़ेगा, ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग तो अल्टीमेटली 2 लाख रुपया ही इन्वेस्ट करेंगे, तो जो इन्वेस्ट करेंगे उसी से तो अर्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्लान ए में ज्यादा पैसा हम उठा रहे हैं, तो दोनों प्लान में पैसा जो है वो सेम उठा रहे हैं, फिर भी दोनों प्लान में क्या ऐसा अंतर है कि मेरा ईपीएस यानी कि शेयर होल्डर का अर्निंग में वो इफेक्ट करेगा? दोस्तों ये इफेक्ट होता है। आप कौन सा सोर्स से पैसा उठा रहे हैं, ये आपका शेयर होल्डर का अर्निंग को इफेक्ट करता है, और वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है फाइनेंशियल लिवरेज। दोस्तों आपके पास 2 प्लान है एज ए फाइनेंस मैनेजर। आप 2 लाख रुपीस जो है वो पूरा इक्विटी शेयर इशू करके उठा सकते हैं, यानी कि आपका अगर ₹20 पर शेयर है प्राइस, तो आपको 10,000 शेयर इशू करना होगा, आपका 2 लाख रुपीस मार्केट से आप उठा पाएंगे। आपके पास एक दूसरा प्लान भी है
वो है 1 लाख आप इक्विटी शेयर से उठाइए और 1 लाख आप डिवेंचर से उठाइए। आप 1 लाख इक्विटी शेयर से जब उठाएंगे तो आपको 10,000 शेयर इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 लाख उठा रहे हैं तो 5,000 शेयर इशू कीजिए एट द रेट ऑफ 20, तो 1 लाख उठ जाएगा। और बाकी 1 लाख आप 10% डिवेंचर से उठाइए, यानी कि आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट कंटेंट ला रहे हैं। तो ये 2 लाख। अब सर 10% डिवेंचर का मतलब है कि आप जो डिवेंचर से पैसा उठा रहे हैं उसमें आपको 10% फिक्स्ड इंटरेस्ट लगेगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि डिवेंचर होल्डर को आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि ये ओनर नहीं है। अब देखिए ना कौन सा प्लान बेहतर है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि एज ए फाइनेंस मैनेजर मैं सोच रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन वाला ट्राई करके देखते हैं, जहां डेब्ट भी है इक्विटी भी है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन वाला प्लान यानी कि फाइनेंसिंग प्लान बी, इसको अगर हम लोग अप्लाई करके देखते हैं तो इसमें शेयर होल्डर का अर्निंग में क्या इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, इससे पहले आपको कुछ एज्यूम करना होगा। मान लीजिए आप प्लान बी को अप्लाई करते हैं। अब आप सोचिए कि आपका प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, ये 2 लाख इन्वेस्ट करके आप कितना कमाने वाले हैं मतलब आपका टोटल जो सेल्स रेवेन्यू होगा उससे डिफरेंट जो भी कॉस्ट आपका आएगा। जैसे आप ट्रेडिंग पीएल अकाउंट तो पढ़े होंगे, तो आपका जो पीएल अकाउंट में लास्ट में प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे आप नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, तो वो नेट प्रॉफिट कितना आने वाला है। तो मान लीजिए आपको लगा कि ये 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 50,000। ओके, तो वो केस 1 है कि आपका प्रॉफिट आएगा 50,000। चलिए नीचे देखते हैं केस 1। अभी आप केस 2 या 3 के तरफ मत देखिए। आपने प्लान बी को अपनाया है, प्लान बी, जिसमें आपको लग रहा है कि आपका केस 1, प्लान बी में 3 केसेस हो सकता है। इसमें से केस 1 है कि आप 50,000 कमा पाएंगे, 50,000 फ्रॉम दैट 2 लाख। ठीक है, 50,000 आपका ईबीआईटी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अभी आपको क्या क्या देना है, इसका नाम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि आप सारा खर्चा चुका के आपका ये नेट प्रॉफिट है। अभी आप बस इंटरेस्ट नहीं दिए हैं डिवेंचर होल्डर वालों को और आप टैक्स नहीं भरे हैं। तो चलिए ना इससे इंटरेस्ट दे देते हैं। आपका डिवेंचर कितना है, आपका प्लान बी है, इसका मतलब आपका डिवेंचर होल्डर है। कितना डिवेंचर होल्डर है, 1 लाख का डिवेंचर है। आपको फिक्स पेमेंट करना है 10%, यानी कि 10,000। 1 लाख पे 10% यानी कि 10,000 आपको इंटरेस्ट देना है। तो देखिए ना 50,000 आपका हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इससे आपको 10,000 इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आपके पास बचेगा कितना, 40,000। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये 40,000 किसका है, शेयर होल्डर का? नहीं, ये 40,000 पूरा शेयर होल्डर का नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बैठा हुआ है। गवर्नमेंट बोलेगा आपको कि अरे मेरा टैक्स तो भर दो। गवर्नमेंट आपका डिवेंचर इंटरेस्ट देने के बाद टैक्स लेता है, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट देने के पहले टैक्स नहीं लेता, क्योंकि इंटरेस्ट वाला अमाउंट पे वो टैक्स छूट देता है। तो आप पहले इंटरेस्ट भर दो, उसके बाद जो अमाउंट आपके पास बचा हो एज प्रॉफिट, उस पे आपको टैक्स लगेगा, यानी कि 40,000 पे आपको टैक्स लगेगा। तो 40,000 पे टैक्स कितना लगेगा, मान लीजिए पूरा एग्जांपल में एक जो पूरा केस है, इस पूरा केस में आप एक एज्यूम कर लीजिएगा कि आपका टैक्स रेट है 35%, ठीक है। आप एज्यूम कर लीजिए थ्रू आउट दिस केस कि आपका 35% टैक्स रेट है। तो 40,000 पे 35% यानी कि 14,000 आपको लगेगा टैक्स। तो 14,000 टैक्स देने के बाद आपके पास बचेगा 26,000, सही है। अब दोस्तों ये 26,000 जो है ये शेयर होल्डर्स का पैसा है। अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहां पर लिखा हुआ है, सॉरी ये शेयर होल्डर नहीं होगा। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, क्योंकि आप प्लान बी अपनाया है तो आप 1 लाख का शेयर है आपके पास, 1 लाख का डिवेंचर है। 1 लाख का शेयर के लिए आप कितना शेयर इशू किए थे, 1 लाख उठाने के लिए आप 5,000 शेयर इशू किए थे, ₹20 पर शेयर। इसका मतलब आपका आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में है 5,000। आपने अर्न किया 26,000 सब कुछ देने के बाद। तो आप एक एक शेयर को कितना अर्निंग मिल रहा है, 26,000 डिवाइडेड बाई 5,000 यानी कि
5.20, 5 रुपया 20 पैसा। एक एक शेयर का अर्निंग है 5 रुपया 20 पैसा, उसे कहता है अर्निंग पर शेयर। देखिए आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ अर्निंग पर शेयर। दोस्तों आपका अर्निंग पर शेयर आया 5 रुपया 20 पैसा। मान लीजिए आपका अगर प्रॉफिट बढ़ता है, मान लीजिए केस 2, आपका प्रॉफिट 40% इंक्रीज करता है, बढ़ता है, यानी कि 50,000 से बढ़ के 70,000 होता है, 20,000 बढ़ता है, यानी कि 40% बढ़ता है। तो उस केस में आपका ईपीएस में क्या इफेक्ट आ रहा है, चलिए देखते हैं। आपका प्रॉफिट बढ़ा 50,000 से 70,000, यानी कि 20,000 बढ़ा, यानी कि आपका 40% का प्रॉफिट अगर बढ़ता है, मैंने बोला ना, आप एज्यूम कर लीजिए अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ता है तो आपका 70,000 हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इन दिस केस आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा डिवेंचर होल्डर को? आपका प्रॉफिट बढ़ा है, आपको 10,000 ही देना होगा, ज्यादा नहीं देना होगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट फिक्स्ड है। आप 70,000 कमा रहे हैं ना 7,000 ना 7 लाख, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको तो आपको 10,000 ही देना है। 10% ऑन 1 लाख, दैट इज 10,000। आपके पास कितना बचेगा? 60,000, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। इसके ऊपर आपको अभी टैक्स देना है। टैक्स कितना है? 35%, यानी कि 60,000 का 35%, यानी कि 21,000। आपके पास कितना बचेगा? 39,000। ये है शेयर होल्डर्स का पैसा। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है मार्केट में? 5,000, यानी कि एक एक शेयर को कितना मिलेगा? 39,000 डिवाइडेड बाई 5,000, यानी कि 7 रुपया 80 पैसा। यू कैन कैलकुलेट इट बाई कैलकुलेटर। ओके, आप ये भी सोच रहे हो कि अगर मेरा प्रॉफिट 40% गिर गया, 40% इंक्रीज ना करके डिक्रीज कर गया, डाउनफॉल हो गया, तो मेरा ईपीएस में क्या इंपैक्ट होगा? चलिए देखते हैं। 40% डिक्रीज मीन्स 50,000 से 40% कम हो जाना, यानी कि 20,000 कम हो जाना, यानी कि 30,000 होगा आपका ईबीआईटी। आपको डेब्ट इंटरेस्ट तो वही 10,000 लगेगा, चाहे आपका प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो। आपका अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया 20,000, आपको 35% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 7,000। 20,000 के ऊपर 35,000, यानी कि 7,000। आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा 30,000। ये हो गया आपका 5,000 शेयर्स का अर्निंग। पर शेयर अर्निंग आपका 2 रुपया 60 पैसा। दोस्तों अब जरा गौर से देखिएगा, क्लोजली इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। आपका 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने के लिए आपका ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ा? 5.20 से 7.80, यानी कि 2.60 बढ़ा, यानी कि 50% बढ़ा। आप देख सकते हैं 50% बढ़ा। और आपका 40% प्रॉफिट कम हो जाने के लिए आपका ईपीएस कितना कम हो गया? 5.20 से डायरेक्ट 2.60, यानी कि आधा हो गया, यानी कि 50% कम हो गया। इसका 50% है 2.60, उतना कम होकर ये 2.60 में पहुंच गया। दोस्तों यही है इंटरेस्टिंग चीज यहां का। आपका ईबीआईटी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिस रेट से बढ़ रहा है उससे ज्यादा रेट से बढ़ रहा है आपका ईपीएस। और ऑपोजिट भी ट्रू है कि आपका ईबीआईटी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिस रेट से घट रहा है उससे ज्यादा रेट से घट रहा है आपका ईपीएस। यानी कि आपका ईबीआईटी जिस रेट से चेंज हो रहा है उससे ज्यादा रेट पे चेंज हो रहा है आपका ईपीएस। योर ईपीएस इज चेंजिंग मोर देन प्रोपोर्शनेटली विद द चेंज ऑफ ईबीआईटी। प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं हो रहा है, मोर देन प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है। वो 40% बढ़ रहा है तो ये 50% बढ़ रहा है, वो 40% घट रहा है तो ये 50% घट रहा है, यानी कि 1.25 टाइम्स ज्यादा चेंज हो रहा है। 40 तो ये 50, यानी कि 1.25 टाइम्स ज्यादा चेंज हो रहा है। दोस्तों इस सिचुएशन का, इस कंडीशन का, इस टेक्निक का फायदा भी है, नुकसान भी है, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसको एक्सेल कर पाते हो कि नहीं, आप इसका एडवांटेज ले पाते हो कि नहीं।
दोस्तों, व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज? देन अगेन, financial leverage is a condition or situation where due to the use of fixed interest bearing capital like debenture, the changes in EPS, earning per share, becomes more than proportionate to the changes in operating profit or EBIT. Fixed financial obligation रहने के कारण जब अर्निंग पर शेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मोर देन प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है तो हम लोग उस सिचुएशन को बोलते हैं लिवरेज। और दोस्तों, इसी सिचुएशन का, इसी का एडवांटेज लेके फर्म क्या करता है, मोर एंड मोर डेब्ट इशू करता है। जब मैनेजर को पता रहता है कि आई कैन अर्न प्रॉफिट, मैं डेब्ट होल्डर का पैसा से ज्यादा रिटर्न कमा सकता हूँ, मेरा कॉस्ट ऑफ डेब्ट जितना है, इंटरेस्ट परसेंटेज जितना है, उससे मैं ज्यादा कमा सकता हूँ, या मेरा प्रॉफिट आगे जाके बढ़ने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। इस एडवांटेज को यूटिलाइज करके एडिशनल डेब्ट कैपिटल यूज करके एसेट को फाइनेंस करने का तरीका जो है, इसको कहता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज का बेनिफिट को लेने को कहता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी साथ साथ पता होना चाहिए और आप ये भी देखें कि फाइनेंशियल लिवरेज सिर्फ एडवांटेज नहीं है, एक डिसएडवांटेज भी है, इसके साथ एक रिस्क भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज ना करके डिक्रीज किया तो आपका अर्निंग पर शेयर उससे ज्यादा रेट में डिक्रीज करेगा। आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट तब भी मिलेगा जब आप फेवरेबल साइड में हो, ना कि अनफेवरेबल साइड में। जब आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, या मैं ये भी बोल सकता हूं जब आप डेब्ट होल्डर को जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उससे ज्यादा अर्न कर रहे हो, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअली दोस्तों, ये बेनिफिट इसीलिए मिलता है क्योंकि जब आपका अर्निंग बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ आपका डेब्ट होल्डर का इंटरेस्ट तो नहीं बढ़ रहा। आप डेब्ट होल्डर का पैसा को इन्वेस्ट करके काम में लगा के एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा अर्निंग डेब्ट होल्डर के पॉकेट में नहीं जा रहा है, जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर के पॉकेट में। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को इंक्रीज्ड प्रॉफिट का तो बेनिफिट ऐसे ही मिलने वाला था, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर का भी हिस्सा बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा। लेकिन डेब्ट होल्डर का जो पैसा है जिसको इन्वेस्ट किया गया था और उससे जो प्रॉफिट इंक्रीमेंट हुआ वो तो डेब्ट होल्डर के पॉकेट में नहीं गया। तो एक्स्ट्रा जो इंक्रीमेंट है जो डेब्ट होल्डर के पॉकेट में नहीं गया, वो अमाउंट भी आ जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग मैग्नीफाई हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। नाउ दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन अभी दिमाग में आ रहा होगा कि सर फाइनेंशियल लिवरेज हम लोगों को इसीलिए मिल रहा है कि इसमें डेब्ट कंटेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो क्या प्लान ए, फाइनेंसिंग प्लान ए, क्या ये अगर हम लोग एडॉप्ट करते हैं तो क्या इसमें नहीं मिलेगा? क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो प्लान है, प्लान ए जो है, अगर हम लोग प्लान ए को अडॉप्ट करते हैं तो इसमें हमको कोई लिवरेज नहीं मिलेगा? ये प्लान अडॉप्ट करके कोई लिवरेज नहीं मिलेगा, इसका क्या गारंटी? तो चलिए ना देखते हैं। मान लीजिए हम लोग फाइनेंसिंग प्लान ए को अडॉप्ट किए जहां पर कोई डिवेंचर ही नहीं है, कोई डेब्ट कंटेंट नहीं है, पूरा का पूरा 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो फिर क्या होगा? चलिए केस 1, केस 2, केस 3 देखिए। मान लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट केस 50,000, आपका डेब्ट इंटरेस्ट कितना होगा? 0, क्योंकि आपका एप्लीकेबल ही नहीं है, आपका कोई डेब्ट है ही नहीं। तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा 50,000। इसके ऊपर आपको टैक्स देना है 35%, यानी कि 17,500। यू कैन कैलकुलेट इट। टैक्स देने के बाद जो पैसा बचेगा वो है 32,500। ये पैसा है इक्विटी शेयर होल्डर। अभी आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000। याद रखिएगा, ये है 10,000।
ना कि 5,000, क्योंकि आपने पूरा का पूरा शेयर से पैसा उठाया है। तो आपके पास 10,000 शेयर है, 20 पर शेयर 2 लाख। तो फिर ये 32,500 जो है वो 10,000 शेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो पर शेयर अर्निंग पर शेयर होगा आपका 3.25। नाउ अगर आपका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस केस में 40% इंक्रीज करता है, 40% इंक्रीज होता है, तो आपका ईपीएस में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? चलिए देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है। वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों, इसका ईपीएस में क्या इम्पैक्ट होगा? चलिए 40% इंक्रीज करते हैं और सेम केस है आपका। अगर 70,000 प्रॉफिट होता है, 70,000, आपको डेब्ट इंटरेस्ट कितना लगेगा? 0, क्योंकि आपका कोई डेब्ट कंटेंट है ही नहीं। तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया 70,000, उस पर आपको 35% टैक्स यानी कि 24,500। 24,500 के बाद आपको जो है वो बचेगा आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स 45,500। आपके पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, सॉरी नंबर ऑफ शेयर है 10,000, यानी कि आपका पर शेयर अर्निंग है 4.55। अगर आपका प्रॉफिट 40% इंक्रीज ना करके डिक्रीज करता है बाई चांस, सेम केस हम लोग ले रहे हैं। ये जो 3 केसेस है वो लास्ट वाला एग्जांपल में भी, यानी कि प्लान ए बी के लिए भी यही था, प्लान ए के लिए भी यही तीनों केसेस है। अगर आपका 40% डिक्रीज करता है तो क्या होता है प्लान ए में? चलिए 40% डिक्रीज यानी कि 50,000 से 20,000 कम हो जाना, यानी कि 30,000। इस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो आपका कुछ है नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं। आपका ईबीटी हो गया 30,000, आपका टैक्स हो गया 35% यानी कि 10,500, आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया 19,500। ये पैसा है शेयर होल्डर का। आपका नंबर ऑफ शेयर है 10,000, पर शेयर मिलेगा 1.95। 19,500 डिवाइडेड बाई 10,000 इक्वल टू 1.9। दोस्तों आपका 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करने के कारण आपका ईपीएस कितना इंक्रीज किया? इंक्रीज तो हुआ है, इंक्रीज हुआ है दोस्तों। आपका ईबीआईटी इंक्रीज करने के लिए, आपका ईबीआईटी इंक्रीज होने के वजह से आपका ईपीएस इंक्रीज हुआ है, लेकिन कितना परसेंट हुआ है? आपका ईबीआईटी इंक्रीज जब हुआ है 40%, तो आपका ईपीएस इंक्रीज हुआ है 3.25 से 4.55, यानी कि 1.30, यानी कि 40%। यू कैन कैलकुलेट इट बाई कैलकुलेटर। आपका ईबीआईटी 40% इंक्रीमेंट होने के कारण आपका ईपीएस इंक्रीमेंट हुआ है, आपका ईपीएस में इंक्रीमेंट हुआ है 40%। आपका ईबीआईटी जब 40% डिक्रीज कर गया, जब 40% गिर गया आपका ईबीआईटी, तो आपका ईपीएस कितना गिरा? 3.25 से 1.95, यानी कि 1.30, यानी कि अगेन 40%। दोस्तों देखिए क्या फर्क है इस दोनों प्लान में। जब आप प्लान बी को सिलेक्ट किए थे, जहां डेब्ट कंटेंट था, उधर क्या हो रहा था? उधर ईबीआईटी का चेंज जो हो रहा था उससे मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा था ईपीएस। इधर ईबीआईटी प्लान ए में ईबीआईटी का चेंज जितना हो रहा है उतना ही, उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है ईपीएस का। दिस इज बिकॉज प्लान ए में, यानी कि दिस प्लान में कोई डेब्ट कंटेंट नहीं है। सो व्हेन यू हैव डेब्ट कंटेंट, हम लोग प्रूव कर दिए दोस्तों, प्लान ए में डेब्ट कंटेंट नहीं है, इधर किसी भी तरह का मैग्नीफाइंग इफेक्ट नहीं है। ईबीआईटी का चेंज के लिए ईपीएस में कोई मैग्नीफाइंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं मिल रहा है। चेंज तो हो रहा है लेकिन प्रोपोर्शनेटली हो रहा है, यानी कि अगर आप अपना प्रॉफिट को बढ़ा पाओगे तो आपका ईपीएस उससे ज्यादा रेट में नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये भी सही है कि अगर आपका प्रॉफिट गिर गया तो वो आपका ईपीएस उससे ज्यादा रेट में गिरेगा नहीं, उसी रेट पे गिरेगा। सो चेंजेस इन ईपीएस इज नॉट मोर देन प्रोपोर्शनेट टू द चेंज इन ईबीआईटी, इट इज जस्ट प्रोपोर्शनेट टू द चेंज ऑफ ईबीआईटी। सो यहां कोई लिवरेज
नहीं है। देयर इज नो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ लिवरेज इन दिस केस बिकॉज यहां कोई डेब्ट कंटेंट नहीं है। सो जहां जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट नहीं है वहां लिवरेज नहीं, जिसमें डेब्ट है उसमें लिवरेज है। लिवरेज का दो पार्ट है। अगर आप फेवरेबल पार्ट को एंजॉय कर पाते हैं, यानी कि अगर आप प्रॉफिट को बढ़ा पाते हैं, तो आपका ईपीएस में मैग्नीफाइंग इफेक्ट होगा। जिस रेट से आपका ईबीआईटी बढ़ेगा उससे ज्यादा रेट से आपका ईपीएस बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड फेवरेबल साइड ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज, जिसे हम लोग ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। और एक है अनफेवरेबल साइड ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज। आप प्लान बी को थोड़ा याद कीजिए, जहां आपका प्रॉफिट जिस रेट से गिर रहा था उससे ज्यादा रेट से गिर रहा था आपका अर्निंग पर शेयर। दिस इज अनफेवरेबल। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं कमा पाऊंगा और मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आप डेब्ट कंटेंट को यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और अपना ईपीएस को मैग्नीफाई कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये किस लिए होता है? क्योंकि ये फाइनेंशियल लिवरेज के लिए होता है। So actually financial leverage and trading on equity are same concept. So दोस्तों, once again, what is financial leverage or trading on equity? It is a situation or condition where due to the use of fixed interest bearing capital like debenture, the changes in EPS happens more than proportionately with the change in EBIT. The changes in EPS happens more than proportionately with the change in EBIT. एक ऐसा सिचुएशन है जहां फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल रहने के कारण आपका ईपीएस का चेंज मोर देन प्रोपोर्शनेटली होता है विद द चेंज इन ईबीआईटी। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज और यू कैन से दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दोस्तों, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ बस एक एरिया बाकी रह गया कि हाउ टू क्वांटिफाई दिस फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का वैल्यू कैसे मापा जाए? तो फाइनेंशियल लिवरेज का अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको उसका वैल्यू कैलकुलेशन करने का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ये बुक्स में भी है, वो है फाइनेंशियल लिवरेज is equal to earning before interest and tax divided by earning before tax। ये बेस जो केस था, इसमें आपका जो ईबीआईटी है, इसी केस से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कि केस 1, केस 2, केस 3 40% इंक्रीज और डिक्रीज करने में क्या हो रहा है। तो बेस केस है हम लोग का ये वाला। तो इस केस से लीजिए, इसका ईबीआईटी से डिवाइड कीजिए ईबीटी, जो होगा वही होगा फाइनेंशियल लिवरेज। इन दैट केस आप देख रहे हैं इसका है फाइनेंशियल लिवरेज 50,000 by 50,000 इक्वल टू 1। यानी कि आपका ईबीआईटी जिस रेट पे चेंज होगा उसका और आपका ईपीएस जिस रेट पे चेंज होगा वो सेम है। और इन आवर प्रीवियस केस हम लोगों का ईबीआईटी जिस रेट पे चेंज हो रहा था उससे ईपीएस 1.25 गुना ज्यादा रेट से चेंज हो रहा था। ईबीआईटी चेंज हो रहा था 40%, तो ईपीएस चेंज हो रहा था 50%। तो इन दैट केस ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी शुड बी इक्वल टू 1.25। तो अगर आप पहला वाला केस को याद कीजिए तो उसका बेस केस था 50,000 ईबीआईटी, यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय उसका ईबीटी कितना था? ईबीटी था 40,000, क्योंकि दोस्तों वहां पर एक 10,000 का यहाँ डेब्ट इंटरेस्ट था, तो वो ये फिगर था 40,000। तो ईबीआईटी बाय ईबीटी इज इक्वल टू 50,000 बाय 40,000 इज इक्वल टू कितना? 5/4, यानी कि 1.25। सो दिस इज द क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। 1.25 मीन्स आपका ईबीआईटी जिस रेट पे चेंज होगा उसका 1.25 टाइम्स रेट पे चेंज होगा आपका ईपीएस। वही तो हो रहा था दोस्तों। ईबीआईटी 40% चेंज हुआ तो ईपीएस 50% चेंज हुआ था इन प्लान बी, यानी कि 1.25 टाइम्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते
कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोई दूसरा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।